हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम भारत में जनगणना 2011 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज हम वीडियो का पार्ट 1 लाए हैं। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को पार्ट 1 में जिसमें हम पूरा थ्योरी लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम भारत की जनगणना 2011 पहले ब्रीफ में इसके इतिहास देखेंगे। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण को कैसे किया जा सकता है। उसके बाद जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या नीतियां बनाई गई हैं वो भी इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत की जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख बिंदु क्या थे वो सब देखेंगे, और इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं वो भी सब हम आज इस वीडियो को पार्ट 1 में देखेंगे। उसके बाद हम वीडियो को पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें 1 लाइन फैक्ट होगा। उसमें हम देखेंगे कि राज्यों में जनसंख्या का वितरण क्या है, मतलब किस राज्य में कितनी सर्वाधिक जनसंख्या है, किसमें साक्षरता सर्वाधिक है, किसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या किसमें क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किस राज्य में कितनी है, वो सब हम वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। चलिए तो इसको आगे देखते हैं। पहले हम इसका जनगणना का ब्रीफ इतिहास देखेंगे कि ये भारत में कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलिए तो ये देखते हैं भारत की जनगणना 2011, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो इसको आप याद रखना कि सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, और उसमें जो लॉर्ड मेयो था उसके शासनकाल में हुई थी। इसको याद रखना, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में वर्ष 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 से यह निर्णय कर दिया गया था कि हर 10 साल में या 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या की जनगणना की जाएगी, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना। आगे देखते हैं। इस प्रकार वर्ष 1872 से 2011 तक भारत में 15 जनगणना संपन्न हुई। यानी कि 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी उससे अभी तक 2011 तक कितनी भारत में अब तक 15 जनगणनाएँ संपन्न हो गई हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वह जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी जब से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसको याद रखना। तथा जब से भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 से, वह भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यानी कि जो इसका उच्चतम अधिकारी होता है जनगणना जो करवाता है, उसका जो प्रमुख अधिकारी उसको बोलते हैं महापंजीयक, ठीक है, और जनगणना आयुक्त। तो इसको याद रखना आप, ठीक है। 2011 की भारत की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो इसको याद रखना है आप, ठीक है। जो स्लोगन था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसको याद रखना आप, ठीक है। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। तो इसको भी याद रखना कि शुभंकर मस्कट क्या था। तो इसको याद रखना, ठीक है, 2011 की जनगणना का। आगे देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। इसको याद रखना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसको भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो इसको याद रखना। जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी याद रखना। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.08 करोड़ है, ठीक है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या उसका 17%, यानी 17% लोग भारत में निवास करते हैं, ठीक है। तो इसको फैक्ट को आप याद रखना। आगे देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव, यानी कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके लिए क्या सजेशन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिया है शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेष तौर पर स्त्री शिक्षा एवं साक्षरता पर बल देना। तो ये पहला पॉइंट है जिसके तहत हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, गोद लेने जैसे सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना
गोद लेने की प्रथा को चालू करना, ये इस कारण, ठीक है। इसको उसके बाद प्रारंभिक स्तर पर यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाना, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी जाती है उस पर यौन शिक्षा को जागरूक करना है, यानी कि यौन शिक्षा को देना, तभी ये इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोत्साहन और अनुशासन मूलक मिश्रित नीतियों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे बीपीएल परिवारों को 2 बच्चे तक मुफ्त राशन बांटना इत्यादि। अनुशासन मूलक उपायों में 2 से अधिक बच्चों वाले दंपतियों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, 2 से अधिक बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश में कमी इत्यादि। यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको 2 बच्चों यानी 2 बच्चे तब तक उनको मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर 2 बच्चे से ज़्यादा होते हैं तो राशन नहीं देना चाहिए, ऐसा इन्हें इसमें सुझाव दिया, ठीक है। उसके बाद आगे है कि 2 से अधिक बच्चे वाले दंपत्ति पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, और जिसके 2 से अधिक ज़्यादा बच्चे हैं जिस दंपत्ति के, उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। तो ये उपाय, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंख्या से संबंधित विभाग को विशेष शक्तियाँ दी जानी चाहिए, यानी कि जो जनसंख्या से संबंधित विभाग है उसको शक्तियाँ अधिक देना चाहिए, ताकि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण जनसंख्या पर रख सके, ठीक है। आगे देखते हैं। धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रतिबंध लगाना तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए। इनकी जो धार्मिक अंधविश्वास है, जैसे अभी भी धार्मिक अंधविश्वास चलता है कि सबसे ज़्यादा लोग हैं जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, उसमें लड़के को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे माध्यमों से शिक्षित युवकों और युवतियों को देश के आम आदमी से जोड़ा जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको NSS बोलते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, जो होती है उसके माध्यम से शिक्षक युवाओं और युवतियों को देश के आम आदमी से जोड़ना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, ठीक है। आर्थिक विकास को जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय माना गया है, इसलिए आर्थिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। संचार क्रांति को बढ़ावा देना चाहिए। संचार क्रांति जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, ठीक है। संचार क्रांति पर बढ़ावा देना, ये इसका उपाय, ठीक है। उसके बाद परिवार नियोजन का सशक्त विधि से प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी कि जो परिवार नियोजन है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये सुझाव थे जो हमने देखे हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत में निम्नलिखित नीतियाँ बनाई गई हैं। इनकी भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी जो परिवार नियोजन था, ठीक है, वो 1952 में भारत सरकार ने चालू किया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला, इधर वाला लिखा, ठीक है, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। भारत विश्व में पहला देश है, यानी कि ये भारत है जो पहला देश है जिसमें सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किया था, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को उस सीमा तक, जन्म दर, ठीक है, तो उस सीमा तक कम करना है जिससे जनसंख्या को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप स्थापित किया जा सके, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कारकों की पहचान की गई तथा परिवार नियोजन हेतु प्रसार की विभिन्न विधियों को खोजने का प्रयास किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। वर्ष 1956 में स्वेच्छापूर्वक नसबंदी का प्रावधान किया गया तथा देश भर में लगभग 1469 परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना की गई। जो वर्ष 1956 था उसमें क्या किया गया था, स्वेच्छापूर्वक नसबंदी का प्रावधान किया गया था, तो इसको याद रखना 1956 में, ठीक है। उसके बाद 70 के दशक में अंतर्गत जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। सरकार ने अपनी पुरानी नीति औषधि उपागम के साथ शिक्षा उपागम पर विशेष बल दिया, जिसके अंतर्गत असीमित परिवार हेतु लोगों को जागरूक करना तथा उनको इस नीति के लाभ से अवगत कराना, साथ ही परिवार नियोजन की सेवाओं का देश भर में विस्तार करना, विवाह की उम्र सीमा बढ़ाने हेतु लोगों को जागरूक करना, स्त्री शिक्षा और रोजगार पर बल देना शामिल है। यानी कि जो ये सरकार ने नीति बनाई है कि उसमें जो विवाह की उम्र की सीमा थी उसको बढ़ाया है तथा स्त्री शिक्षा पर और रोजगार पर बल दिया, ठीक है, तो याद रखना आप। आगे देखते हैं। वर्ष 1985-90 के दौरान जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, ठीक है, और रोकने हेतु हम दो हमारे दो के विचार को प्रचारित प्रसारित किया गया।
तो इसको याद रखना है आप, है ना, कि जब 1985-90 में जो हुआ था उसको इसमें बताया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जैसे मैंने आपने बताया, वर्ष 1985-90 के दौरान जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु हम दो हमारे दो के प्रचार को प्रसारित किया गया तथा गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा दिया गया। तो ये 1985 से 90 के दौरान ये आपको याद रखना कि हम दो हमारे दो का नारा उस समय चालू किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 11 से 15 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को जनसंख्या से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया, ये भी याद रखना। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया, ये भी एक प्रावधान की सरकार ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा मलिन बस्तियों और परिवार कल्याण कार्यक्रम का विशेष रूप से प्रचार किया गया। जो मलिन बस्तियां हैं, ठीक है, उनमें भी सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम पर विशेष रूप से प्रचार किया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए वर्ष 2000 में जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी, यानी कि और दूसरी जो नीति थी, इसके पहले एक नीति और चालू हुई थी, उसके बाद वर्ष 2000 में भी एक नीति लाई गई थी। उसको हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 क्या है तथा इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। भारत में जनसंख्या नीति 2000 भारत सरकार द्वारा घोषित दूसरी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। देश की पहली जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में घोषित की गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो 2000 की नीति है वो दूसरी नीति है, उसके पहले 1976 में जनसंख्या नियंत्रण हेतु पहली नीति आई थी, ठीक है, उसको याद रखना। आगे देखते हैं। यह नीति डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 1993 में गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निर्मित है, यानी कि जो 2000 की जो नीति है जनसंख्या नियंत्रण नीति 2000, वो किसकी अध्यक्षता में, स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसाओं पर आधारित है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1993 में, ठीक है। इस नीति को समर्पित रूप से क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया, ठीक है, इसको याद रखना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया तथा इसमें कुल 100 सदस्य नामित किए गए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। इस नीति को जनसंख्या नियंत्रण के एक विशेष कार्यक्रम के रूप में चलाने के स्थान पर समग्रवादी दृष्टिकोण से देखा गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। इस नीति में परिवार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नारी शक्ति, पूर्ण शिक्षा जैसे विषयों को परस्पर संबंधित मानकर संसाधन तलाशने का प्रयास किया गया, यानी कि इसमें क्या किया, परिवार नियोजन, नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा मतलब 25 से 30 साल के बाद के जो युवा होते हैं उनको, ठीक है। इस नीति के 3 उद्देश्य, जिन्हें क्रमशः अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि लक्ष्य कहा गया, जो इस प्रकार, ठीक है। इसके उद्देश्य देखते हैं क्या है, ठीक है। अल्पावधि में जो है बुनियादी प्रजनन, बाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समन्वित सेवाओं की व्यवस्था करना था, ये अल्पावधि में, ठीक है। उसके बाद मध्यावधि है वर्ष 2010 तक कुल प्रजनन दर को, ठीक है, 2.1 के प्रतिस्थापन बिंदु तक लाना, हालांकि 2015-16 में यह 2.2 रहा, यानी कि जो 2.2 था उसको 2.1 तक लाना है, इसको याद रखना, ठीक है, 0.1 घटाना, ठीक है। दीर्घावधि वर्ष 2045 तक इतनी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर कर देना जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध हो, 2045 तक जनसंख्या को कम करना, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद इस अवधि को वर्ष 2070 तक बढ़ा दिया गया, पहले 2045 तक इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको 2070 तक बढ़ा दिया गया, इसको याद रखना, 2070 तक जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2010 तक प्राप्त करना था। प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे, जो 2000 में जो नीति लाई गई थी उसमें प्रमुख कितने 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसे 2010 तक प्राप्त करना था लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है। उसके जो मुख्य लक्ष्य हैं वो हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को निःशुल्क आवश्यक बनाना, ये ठीक है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 से कम करना है, यानी कि 1000 शिशुओं पर जो 30 मौतें होती है उसको कम करना, ठीक है। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 100 से कम करना है, यानी कि जो माताएं हमारी, ठीक है, उनकी मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 100 से कम करना है, जो 1 लाख पर जो 100 मौतें होती थी उनको कम करना, ठीक है। उसके बाद बच्चों को टीकों द्वारा रोगों से सुरक्षित करना है, यानी कि बच्चों को टीका लगाना है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है, यानी कि लड़कियों की जो विवाह की आयु है उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है और उसको प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट है। आगे देखते हैं।
प्रसव 80% संस्थात्मक तरीकों से 100% प्रशिक्षित नर्सों द्वारा करवाने पर बल देना। यानी कि जो प्रसव होता है, यानी कि जो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको क्या करना है, प्रशिक्षित नर्सों द्वारा उसको करवाने पर बल देना है, ठीक है। और यहाँ संस्थागत लगा, ठीक है, संस्थागत मतलब अस्पतालों में, ठीक है, इसको याद रखना। जन्म, मरण, विवाह और गर्भ का 100% पंजीयन करना। यानी कि जो जन्म दर, जब उसको जन्म सर्टिफिकेट और मृत्यु सर्टिफिकेट है जो होते हैं, और विवाह का रजिस्ट्रेशन और गर्भ का 100% पंजीयन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना उसको 100%, 100%, है नहीं, इसको याद रखना। एड्स के बारे में जानकारी देना, जो एड्स बीमारी है उसके बारे में भी जानकारी देना। कुल प्रजनन क्षमता स्तर के लिए छोटे परिवार के विचार को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो छोटे परिवार हैं और उनके जो, जैसे हम दो हमारे दो है, उसको प्रोत्साहित करना है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना, और जो संक्रामक बीमारी उनको उन पर भी उनका नियंत्रण करना, ठीक है। तो ये जनसंख्या नीति 2023 इसको हमने देखा है। तो ये हमने आज इसमें वीडियो में प्रमुख पॉइंट देखे हैं। भारत की जनगणना 2011 पहले हमने ब्रीफ में देखा था, उसको फिर नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या नीतियाँ बनाएंगी वो भी देखी। उसके बाद में भारत की जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख बिंदु क्या थे और उसको कैसे जनसंख्या को नियंत्रण करने के क्या उपाय किएगा, तो वो भी हमने इसमें देखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में से हमने बताया आपको कि राज्यों में जनसंख्या का वितरण और किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, लिंगानुपात, साक्षरता, अनुसूचित जाति जनजाति किस राज्य में है, कितनी है और कितनी % में है, वो सब हम अगले वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।